बाय कांस्टेंट। ये वैल्यू है। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों इंडक्शन। ये मेथड क्या कहलाता है? स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। आज मैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। हम लोग जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, जीरो लेवल से जेईई लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग। नीट के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग पे और कूलम्ब्स लॉ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, ये देखते हैं। चलो, तो आज है लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैट का, और ये सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों वो है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका जो है वो है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन यानी दो बॉडी को रब कर दोगे। कोई एक पेयर होता है, बहुत सारे पेयर्स ऑफ बॉडी हैं, जिसको अगर आप रब करोगे तो वो दोनों चार्ज हो जाता है। एक्चुअली में रबिंग के केस में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बाय रबिंग टू बॉडीज, बाय रबिंग टू बॉडीज कैन बी चार्ज्ड। टू बॉडीज, बड्डी रे बड्डी, टू बॉडीज कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, अब रबिंग का मतलब क्या? रबिंग का मतलब रगड़ देना, रगड़ देना। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, अगर आप ग्लास रॉड को किसी फर के साथ रगड़ोगे, कैट फर, बिल्ली के खाल, बिल्ली का खाल ऊपर वाला कितना ओहो सॉफ्ट सॉफ्ट, उस पे ग्लास रगड़ दो, ग्लास ग्लास रॉड, तो बच्चों ये ग्लास रॉड क्या हो जाता है, ये कैट का फर नहीं, क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिए सर आप, सिल्क, सिल्क से रगड़ दो। ठीक है, ये पेयर ऑफ बॉडी है बच्चों। अगर ग्लास रॉड को आप सिल्क से रगड़ोगे तो सिल्क पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। होता यह है कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है सिल्क में, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे और भी पेयर हैं, और भी पेयर कैट फर भी आते हैं, शुरू में ही कैट फर फर। एबोनाइट, एबोनाइट का रॉड, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ये हार्ड रबर होता है बच्चों, हार्ड रबर, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है इसको। एबोनाइट के रॉड को अगर कैट फर के साथ रब कर दिया जाए, बिल्ली के खाल से, सॉफ्ट सॉफ्ट खाल से इसको रगड़ दिया जाए, तो बच्चों एबोनाइट जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और कैट फर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस बार उल्टा होता है, कैट फर में से ही कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एबोनाइट के रॉड में। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। तो रबिंग से बच्चों किसी दो बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, यह है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और भी मेथड है इसका। दूसरा मेथड है बच्चों बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, एक बॉडी रहेगा अनचार्ज्ड और एक बॉडी रहेगा चार्ज्ड। तो मान लो ये पहला बॉडी है और इस पे है कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज रे, प्लस 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 प्लस, एक है चार्ज्ड बॉडी। और दूसरा हम लोग लेंगे, दूसरा एक अनचार्ज्ड बॉडी लेंगे। एक अनचार्ज्ड बॉडी मैंने लिया, एक अनचार्ज्ड बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों। देखो अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब होता है नेट चार्ज इस पे क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। नेट चार्ज जीरो का मतलब होता है चार्ज तो है लेकिन जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज भी है। ठीक है, ये दूसरा बॉडी है। अब कंडक्शन किसको बोलते हैं, मैंने इसको जाके सिर्फ इससे सटा दिया, रगड़ा नहीं, सटा दिया, सटा दिया, आ जा सट जाओ 1 और 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पहले वाली बॉडी को दूसरे बॉडी में जाके चिपका दिया, चिपक जा रे चिपक जा, चिपक जा 2 से चिपका दिया। अब क्या होता है, कुछ ट्रांसफर, कुछ चार्ज इस पे बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये भी इस पे भी, इस बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा, जैसे कि मान लो इस पे भी कुछ प्लस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों को अलग कर दो। बेचारा ये था अनचार्ज्ड, इस पे कोई चार्ज नहीं था, और ये चार्ज बॉडी आकर के एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आया, बस कांटेक्ट में लाए हम लोग, इसको फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं। इसको रगड़ना नहीं है बच्चों, रबिंग नहीं करना है, इसको मैंने फिजिकल कांटेक्ट में लाया और फिजिकल कांटेक्ट में ले जाने के बाद दोनों को अलग कर दिया। मैंने दोनों को अलग कर दिया तो पहला बॉडी ऐसा रहा, इस पे कुछ
ऐसा रहे कि पॉजिटिव चार्ज रहे, कुछ पॉजिटिव चार्ज था। अब ये दूसरा बॉडी जो है बच्चों, दूसरा बॉडी, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया, जो कि फर्स्ट बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ चार्ज का ट्रांसफर हो गया, इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये पहले बॉडी अनचार्ज हुआ करता था, पहले में अनचार्ज हुआ करता था, फिर बाद में ये चार्ज हो गया, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, एक बॉडी अनचार्ज, दूसरा बॉडी, एक बॉडी चार्ज रहेगा, दूसरा बॉडी अनचार्ज रहेगा, तो एक बॉडी को, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में सिर्फ लाएंगे, सटा दो रे, सटा देने के बाद दोनों चार्ज हो जाता है बच्चों। तो एक तो चार्ज था ही, दूसरे को चार्ज कर लिया। लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज है, आइडेंटिकल कहने का मतलब शेप में आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है, और एक बॉडी पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है, ये दूसरा बॉडी पे बच्चों कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है इस पे, 0 है, ठीक है। अगर हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, 1 और 2 को अगर मैंने कांटेक्ट में ले आया, ठीक है, तो 1 और 2 को कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, इस पे जो चार्ज था प्लस क्यू, तो ये आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, इसमें चला जाएगा, और इस पे भी आधा चार्ज बचेगा, ठीक है। तो आधा आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अगर ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज होंगे, तो अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अपना आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, यानी दोनों बॉडी पे अब चार्ज हो गया Q/2, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल बॉडी के साथ केस होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। थर्ड नंबर जो है बच्चों वो है बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होगा ये देखो जरा, देखो फ्रिक्शन में क्या था, बाय फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब किया तो चार्ज हो गया। कंडक्शन में क्या था, एक बॉडी चार्ज था, दूसरा बॉडी अनचार्ज, उसको सिर्फ कांटेक्ट में लाए, फिजिकल कांटेक्ट में लाए। अब जो इंडक्शन होगा इसमें फिजिकल कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, बस एक अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी ले जाएंगे, इसके क्लोज ले जाएंगे, सटाना नहीं है। जैसे देखो, जैसे देख रही इंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, देखो कोई भी बॉडी को कंडक्शन से या इंडक्शन से चार्ज करोगे तो उसमें एक बॉडी पहले से चार्ज होना चाहिए, तब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, जिसपे चार्ज नहीं होता है उसको चार्ज करते हैं। तो मान लो इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला रड है, ठीक है, और एक ये पहला बॉडी हो गया 1, और ये एक अनचार्ज बॉडी है दूसरा, ये अनचार्ज है बच्चों, ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे कोई चार्ज नहीं होने का मतलब जितना इस पे प्लस है उतना ही माइनस चार्ज भी है, तो नेट चार्ज इस पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। अब मैं क्या करूंगा, इस रॉड को इसके पास ले जाऊंगा, आजा, इसको कैसे पास ले जाऊंगा, देखते रहना जरा, मैं कैसे पास ले जाता हूं इसको, जैसे मैं इसका क्लोन बना लेता हूं रे, इसका क्लोन बन जा, क्लोन, अच्छा, ठीक है, ये बॉडी है, ओके। अब मैं दूसरा बॉडी यहां बनाता हूं, ये अनचार्ज बॉडी मैंने यहां बनाया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको पास ले गया, थोड़ा सा चला जा रहे, सटाना नहीं है, बस पास ले जाए, पास ले जाने से क्या इफेक्ट होगा ये जरा ध्यान से देखना। मैं इस रॉड को इसके पास ले गया, तो बच्चों देखो इस पे हुआ क्या था, जब ये अनचार्ज बॉडी मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है, अनचार्ज बॉडी का मतलब कि इस पे जितना प्लस होगा, मान लीजिए 4 प्लस चार्ज है, 5 प्लस चार्ज है, तो 5 निगेटिव चार्ज भी होगा, इसीलिए इस बॉडी को बोलते हैं जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब यहां क्या होगा ये देखो जरा, यहां जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस अनचार्ज बॉडी के पास ले गए, जब पास ले गए तो ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला को, मतलब जितना भी नेगेटिव चार्ज था, जैसे मैंने यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज मान लिया था, यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज है और 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 नेगेटिव चार्ज जो मैंने यहाँ बनाया ये इधर की तरफ बना दिया, और प्लस चार्ज इधर की तरफ रिपेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रॉड है ये इसके सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज को जितना दूर हो सके ये भगा देगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको अर्थेड करने जा रहा हूं, अर्थेड, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, अर्थेड कर दिया, इसको अर्थ से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये अर्थन का साइन होता है बच्चों, मान लो एक वायर लिया मैंने, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में जाके फ्लो कर जाएगा। फ्लो करने के बाद जो कंडीशन बचेगा बच्चों, ये तो ऐसा ही रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज डॉट, ठीक है, ये मैं फटाफट बना देता हूं, फटाफट
ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहा। अब इस पे बच्चों ये सिर्फ क्या बच गया, पॉजिटिव, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरा फ्लो कर गया अर्थ में। अब यहां पे सिर्फ कौन सा चार्ज बच रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज बचा, क्लियर है। अब इस नेगेटिव चार्ज, इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज भी था लेकिन पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया, तो सिर्फ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब ये इस बॉल को मैं दूर ले आता हूं, दूर ले आने से क्या होगा बच्चों, देखो ये सारा नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ क्यों है, इधर की तरफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही मैं इसको दूर ले जाऊंगा, इस रॉड से दूर ले जाऊंगा तो ये सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके हर तरफ फैल जाएगा। ये देखो ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पहले अनचार्ज हुआ करता था, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसमें मैंने क्या किया, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाया, इसको मैंने टच नहीं किया, बस इसके पास ले गया, तो इंडक्शन। अब एक सवाल है, सवाल बहुत पूछते हो, एक सवाल है बच्चों कि क्या चार्जिंग करने से किसी बॉडी का मास पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये बॉडी चार्ज हो गया, ये बॉडी चार्ज हो गया, क्या इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल होता है। जैसे देखो ये नोट पॉइंट पे मैं लिख देता हूं, चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी, इट्स मास may increase or decrease, may increase or decrease। किसी बॉडी को अगर चार्ज किया जाए तो इसका जो मास होगा वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक बॉडी लिया ऐसा और ये दूसरा बॉडी लिया, दोनों को रविंग से चार्ज होगा। मान लो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चला गया इधर इसमें, तो पहले वाले बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और दूसरे बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला लूज किया है, ये सेकेंड वाला को दे दिया है 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से जो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये इसका मास क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 डेज माइनस 31 kg होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है, तो इतना 10 इलेक्ट्रॉन का मास जो है इसमें कम हो गया है, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया है, तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है उसका मास इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये चीज। आई होप कि मेथड ऑफ चार्जिंग आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है रे, नेक्स्ट क्या है, ओहो नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ। अब जो टॉपिक है बच्चों ये है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब साहब क्या बोले, कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर सेम चार्ज होता है तो वो रिपेल तो करता है, और अपोजिट चार्जेस दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कितना फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, बात को समझना जरा अच्छे से। सपोज करो यहां पे एक चार्ज मैंने लिया Q1, ठीक है, और एक चार्ज मैंने लिया Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों मान लो R, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला Q1 क्या करेगा, Q2 को उधर धक्का देगा, सेम चार्ज है, और Q2 भी क्या करेगा, उतना ही धक्का Q1 को देगा रे, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ यही बताता है कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच या दो पॉइंट चार्ज के बीच किस तरह के फोर्स काम करते हैं, या फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम करेगा दो चार्ज के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या बताता है बच्चों, ये ध्यान से देखना, ये जो दोनों के बीच का फोर्स है, फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। बात को समझना, जैसे मान लो कि दो पॉइंट चार्ज है, एक है +10 माइक्रोकूलम्ब, दूसरा चार्ज है -20 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। इस दोनों के बीच कितना फोर्स काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या है, 10 × 20, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये 10 × 20 माइक्रोकूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। अच्छा 10 × 20, पहले मैग्नीट्यूड को समझते हैं, 10 × 20 दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैग्नीट्यूड जब भी हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे हम लगा देते हैं मॉड,
मतलब निगेटिव साइन रहेगा तो यहाँ आपको पॉजिटिव ही रखना है। ये प्रोडक्ट कितना हुआ 200, ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। तो F प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 के, यानी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट गुना करेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और दूसरा डिपेंड करता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, मतलब ये दोनों के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के हिसाब से फोर्स कम हो जाएगा, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना एक दूसरे को कम इफेक्ट कर पाएगा। तो अगर दूरी बढ़ा दे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, उसके स्क्वायर के हिसाब से घट जाएगा, ठीक है। और तीसरा डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेज, मीडियम बिटवीन द चार्जेज, अच्छी तरह से समझना इसे, बिटवीन द चार्जेज। दो चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, जैसे देखो अभी मैंने जो मीडियम लिया है बच्चों, ये मैंने लिया है एयर, यानी दो चार्ज एयर में रखा हुआ है। हो सकता है दो चार्ज वैक्यूम में रखा हो सकता है दो चार्ज पानी में रखा हुआ, किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी फोर्स डिपेंड करता है दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्या लिखूं रे क्या लिखूं, कंबाइनिंग और कंबाइनिंग और कंबाइनिंग और वी गेट कंबाइनिंग, ठीक है, और वी गेट, इस तीनों को मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। तो F किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, प्रोपोर्शनल है मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। मॉड क्यों लगा दिया मैंने, यहां पे चार्ज का पॉजिटिव दिया रहे चाहे नेगेटिव दिया रहे, इस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग हमेशा चार्ज पॉजिटिव ही रखेंगे। और नीचे में क्या डाल देंगे, आर स्क्वायर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, ठीक है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पे बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट टर्म आएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है के, हाई रे हाई, के पहुंच गया, के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया। वेयर के को क्या कहा जाता है बच्चों, के रे के, वेयर के इक्वल टू एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है कुलम्ब्स कांस्टेंट, कुलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ लॉ जो है इसको अगर रिलेट करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, बच्चों 11th में आपने पढ़ा होगा, दो पॉइंट मास के बीच में, मान लो एक पॉइंट मास है m1, दूसरा पॉइंट मास है m2, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और आपको पता होगा दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बच्चों, दोनों एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, ये फोर्स का भी जो फॉर्मूला होता है ये होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये पता होगा आपको। और अभी अभी जो फॉर्मूला आप लोग का आया है F बराबर, ये जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ये दोनों मास का प्रोडक्ट है, ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, और डिस्टेंस वही है, आर का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। अगर याद रखने का तरीका भी है ये कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रहेगा बच्चों, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे के के बारे में, यहाँ पे के का खेल क्या है, के का वैल्यू क्या है, ये कैसे कैसे खेलेगा, इसके साथ हम भी खेलेंगे और आप भी खेलना, बहुत मजा आने वाला है। चलो अब देखो ये जो कूलम्ब्स फोर्स है बच्चों, ये कूलम्ब्स फोर्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपको याद रखना है कि इसमें जो Q1 और Q2 का वैल्यू डालना है बच्चों, इसमें नेगेटिव साइन आपको नहीं डालना है, ठीक है। हमेशा चार्ज को पॉजिटिव बना करके ही लिखेंगे क्योंकि मॉड है यहाँ पे। अब देखो ये फोर्स किधर की तरफ काम करेगा बच्चों, ये फोर्स किधर की तरफ काम करेगा, ये कूलम्ब्स फोर्स। अब ध्यान देना, जरा ध्यान देना है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ये भी है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। Q1, ये Q1 क्या करेगा, Q2 को धक्का देगा, बट किधर धक्का देगा, किधर, ये Q1 किधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा, किधर फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो लगता है बच्चों, ये दोनों पॉइंट चार्ज के को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन के अलोंग फोर्स काम करेगा। क्या बोला मैंने, दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन के अलोंग काम करेगा फोर्स, ना इधर काम करेगा ना इधर काम करेगा, इधर काम करेगा ये फोर्स, ठीक है। अब Q2 जो है ये Q1 पे फोर्स लगाएगा,
तो ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, Q2 क्या करेगा, इधर जा, भाग भाग, ये रिपल्शन होगा। तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा ये इधर की तरफ लगेगा, और इसको ये भी सेम फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पे, उतना ही Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा बच्चों, दोनों। क्लियर है ये चीज? तो ये जो फोर्स काम करता है, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स किधर की तरफ काम किया, कूलम्ब्स फोर्स act acts along the line, along the line, joining between the charges, joining between the charges. आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक चार्ज यहां है Q1 और एक चार्ज यहां है Q2, ये है प्लस में, ये है माइनस में, ठीक है। अब Q1 और Q2 एक दूसरे का नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, एक दूसरे का अपोजिट चार्जेस है। तो ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है। ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस वाला को अपनी तरफ खींचेगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये किधर की तरफ खींचेगा, तो पहले मैं दोनों पॉइंट चार्ज को मिला दूंगा एक स्ट्रेट लाइन से। तो Q1 को खींचने वाला कौन होगा, Q2 अपनी तरफ खींचेगा, इधर फोर्स लगेगा एक, ठीक है, फोर्स लगेगा इधर, इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा बच्चों, ये Q1 पे लगेगा, और Q1 भी क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, ये Q2 पे लगेगा, ठीक है। इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स काम करता है। ये है कूलम्ब्स लॉ। अब वैल्यू बच्चों K का क्या होगा, K का क्या होगा, तो K का वैल्यू बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है। किस मीडियम में आप कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हो, उस पे वैल्यू डिपेंड करेगा K का, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूं। ये K क्या है, K मतलब रे कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट जो है, ये क्या लिखा सर, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट K है बच्चों, कूलम्ब्स कांस्टेंट K, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें एयर में, इन एयर में जो K का वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू आता है पर कूलम्ब स्क्वायर, ये K का वैल्यू है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बच्चों K का, 9 × 10⁹, लेकिन ये एयर में होता है, या फिर आप वैक्यूम में भी ये वैल्यू ले सकते हो, वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं है, तो एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में इस K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और ये जो K का वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है 1/4πε0 के बराबर। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिखा सर, ये क्या है, ये क्या है रे। और यही 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, एप्सिलॉन। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये एप्सिलॉन क्या है बच्चों, इस सिंबल को कहा जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। और ये एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, देखो इस पे मैं एक लेक्चर और दूंगा बच्चों कि ये एप्सिलॉन, या इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। इस पे मैं एक लेक्चर दूंगा बच्चों, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन अभी आपको समझना है सिर्फ ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है किसी मीडियम का, ऑफ अ मीडियम। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो आप एप्सिलॉन नॉट लिखे, ये किसी भी मीडियम का होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखिए मैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको, बाकी तो डिटेल्स में इसको पढ़ना ही है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है बच्चों। एप्सिलॉन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये होता है फ्री स्पेस का, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब हो गया एयर या फिर वैक्यूम हो गया या फिर एयर हो गया। तो एयर में जब लिखते हैं ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो यहां एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, और यहां एप्सिलॉन सिर्फ लिखा रहेगा या एप्सिलॉन एम लिखा रहेगा, एम मतलब कोई मीडियम हो गया, तो ये मीडियम का होता है। देखिए ये काम क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। ये है क्या, एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, मान लो हम दो चार्ज को Q1 Q2 को मान लो एयर में रखें और ये फोर्स लगा 10 न्यूटन, दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है। अब मैंने इसी को पानी में डुबा दिया, मान लो मैंने एक कंटेनर में पानी
यस सर, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। और इस पानी में मैंने क्या किया बच्चों, इसी चार्ज को रख दिया सेम डिस्टेंस पे रख दिया, इसी चार्ज को मैंने सेम डिस्टेंस पर रख दिया। Q1 Q2 को जो कहती हो इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, वही डिस्टेंस है जो कि r है, मान लो यहां डिस्टेंस, तो यहां भी डिस्टेंस r है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब इस दोनों के बीच मान लो फोर्स लगा, ये क्या है, वाटर मीडियम, ये क्या है, वाटर मीडियम, ये क्या है, एयर मीडियम। इस दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये मीडियम भी डिसाइड करेगा, यानी वाटर मीडियम भी कितना अलाउ कर रहा है फोर्स को, कितना परमिशन दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है। वाटर कितना परमिशन दे रहा है कि तुम फोर्स लगाओ कि नहीं लगाओ, कितना लगाओ। एक्चुअली में परमिशन ही है परमिटिविटी, कितना परमिशन दे रहा है, अलाउ कितना कर रहा है मीडियम दोनों के बीच का फोर्स लगाने के लिए। तो ये जो, और एयर जो है, एयर भी परमिशन देगा, एयर भी क्या देगा, परमिशन देगा। तो जो भी मीडियम परमिशन दे रहा है इसको कितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, ठीक है। और भी डिटेल में जानेंगे परमिटिविटी के बारे में, इस पर हम लोग एक लेक्चर करेंगे बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल आपको जानना है कि परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई होप कि आप इतना जानते होंगे, जान चुके होंगे शायद, ठीक है। तो ये मीडियम का परमिशन होता है एक्चुअली में, दो चार्ज के बीच में मीडियम परमिशन देगा कि तू कितना अट्रैक्ट करेगा और कितना एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये मीडियम डिसाइड करेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने यहां लिखा है बच्चों। तो H, कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको यदि मैं एयर मीडियम में लिखूं, इन एयर, तो एयर में आप क्या लिखोगे, F इक्वल टू K के बदले मैं यहां डालने वाला हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K के बदले मैं यहां डाल देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के बदले, इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। फाइनली इसको आप लिख सकते हो F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स फोर्स आप एयर में लिख सकते हो, एयर मीडियम, एक पार्टिकुलर मीडियम रहेगा तो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, तो ये कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, या तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर K का वैल्यू याद रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये होता है K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब आप K के वैल्यू को, K के बदले आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते थे, ठीक है। तो ये देखो, मीडियम चेंज होने से एक्चुअली में दो चार्ज के बीच का फोर्स भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मीडियम कितना परमिशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में सबसे कम कितना फोर्स लग सकता है यदि ये दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो। यानी दो चार्ज आपके पास, अब चार्ज कितना है बच्चों यही नहीं दिया हुआ है, चार्ज कितना है, और डिस्टेंस लेकिन दे दिया है, कितना मीटर है, 1 मीटर है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इसके बीच सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स F स्मॉलेस्ट कितना होगा बच्चों, ये आपको पता करना है, यानी मिनिमम फोर्स आपको निकालना है, ठीक है। देखो फोर्स किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा, यानी दोनों का गुणा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। इसका मतलब इसका गुणा जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा इसका प्रोडक्ट चार्ज का, उतना ही कम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सबसे मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, याद करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है बच्चों वही सबसे मिनिमम चार्ज है, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नहीं टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा, आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे कम चार्ज, सबसे कम फोर्स निकालना है, तो सबसे कम चार्ज कितना होगा, सोचो जरा। द मिनिमम चार्ज, क्योंकि चार्ज जितना कम होगा फोर्स भी उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, उतना कम होगा। द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ऑन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों -1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर, जैसा कि आप जानते हो।
इससे पहले भी पढ़ चुके हो। तो बच्चों मिनिमम चार्ज कितना होगा, ये Q1 का वैल्यू भी तुम ले लो इतना ही, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और Q2 का वैल्यू भी इतना ही ले लो, क्योंकि इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता है। आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन दीजिए सर, इसको तोड़ेंगे, कम कम करेंगे, और नहीं, इलेक्ट्रॉन आप तोड़ नहीं सकते हो। तो इसका मतलब पहला वाला चार्ज भी इतने के बराबर ही होगा, -1.6 इंटू -19 कूलम, और यही चार्ज Q2 भी होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। और डिस्टेंस का वैल्यू बच्चों दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है 1 मीटर। ठीक है, चलो इस दोनों के बीच का कूलम्स फोर्स कितना होगा, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला याद करो, K Q1 Q2/r²। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखना है, Q1 Q2 का वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। Q1 Q2 का वैल्यू कितना लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो सबसे पहले K का वैल्यू रखो, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू रखो, Q1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। फिर Q2 का वैल्यू रखो, Q2 भी वही है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 16 256 आता है, तो 2.56। ठीक है, इंटू 10 डेज, ये -19 है, ये -19 है, माइनस कितना हो जाएगा 38, और यहां पे भी 10 डेज 9 है बच्चों, तो इसमें 9 में ऐड कर देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा उतना न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर पर दो चार्ज को रखा गया है, तो सबसे कम कितना फोर्स लगेगा बच्चों, ये हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे कम चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है नेचर में, प्रकृति में सबसे कम मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये सबसे मिनिमम चार्ज होगा। क्लियर है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पे बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहले हम लोग बेसिक बारीक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसका लिमिटेशंस क्या है, कूलम्ब्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है। आप कूलम्ब्स लॉ कब लगा सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, दो लिमिटेशन है बच्चों। सबसे पहले ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही सिर्फ लगा सकते हो, यानी कोई ये बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सके एक लाइन है इस पे कोई चार्ज है ऐसा कुछ, ठीक है, और एक लाइन ऐसा है इस पे कोई चार्ज है, और मान लो दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है r, और मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है इस पे, तो यहां पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये लाइन चार्ज हो गया बच्चों, ये लाइन पे चार्ज है, ये लाइन पे चार्ज है, ये फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r रहेगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों कि ये सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए ही लगता है, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है जो चार्ज रेस्ट में हो, अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ के। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो चूंकि कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, और फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया आप लोगों को, एफ का वैल्यू होता है K Q1 Q2/r², ये होता है। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप जानते हो सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो भाई अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो एक डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, वेक्टर से। ठीक है, इसीलिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखो जरा। तो वेक्टर में चूंकि होता है डायरेक्शन, तो मुझे एक रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेगा बच्चों, ये मैंने मान लिया x y z, ये ओरिजिन है। सपोज करो यहां एक चार्ज है आपके पास ये, और ये है +Q1, ठीक है, +Q1, और एक चार्ज आपके पास यहां है, ये है +Q2, ठीक है। इस चार्ज का मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया, ये ओरिजिन से इसको मिला देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर देगा, इस चार्ज का मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया R1,
ठीक है, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। देखो मैं यहां क्या करने वाला हूं बच्चों, इधर की तरफ मैं यूनिट वेक्टर मान लेता हूं, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर मानता हूं, ये 1 से 2 की ओर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है 1 से 2 की ओर, तो इसको मैं मान लेता हूं r12 कैप। तो यूनिट वेक्टर जानते हो आप, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। और इधर की तरफ मैं एक यूनिट वेक्टर मान लेता हूं, Q1 से Q2 की तरफ मैंने यूनिट वेक्टर माना r12 कैप, और Q2 से Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया r21 कैप, r21 1 से 2 की तरफ ये डायरेक्शन हुआ r12 कैप, और 2 से 1 की तरफ ये डायरेक्शन हुआ 2 से 1 की तरफ r21 कैप, ठीक है। अब देखो फोर्स का सबसे पहले आप डायरेक्शन निकालो, ठीक है, डायरेक्शन निकालो, साफ साफ दिख रहा है r12 कैप किधर है, r21 कैप किधर है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है। आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो Q1 जो है वो Q2 पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ध्यान से देखना जरा, ये Q1 इसको Q2 को इधर की तरफ धक्का देगा, ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी लाइन के अलॉन्ग बच्चों ये फोर्स काम करेगा। ये Q2 पे फोर्स लगा है तो मैं इसको लिखूंगा F2, और लगाने वाला कौन है Q1, तो मैं लिखूंगा यहां 1, यानी ये फोर्स है F2 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अच्छा, ये Q2 क्या करेगा, सेम फोर्स Q1 पे लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा क्योंकि रिपेल कर रहा है, और ये फोर्स लगा है बच्चों 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं F12 का मतलब क्या हुआ, F12 का, तो फोर्स ऑन किस पे, 1 पे, फोर्स ऑन Q1, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू Q2, ठीक है। अच्छा, F21 का क्या मतलब होगा, F21 का मतलब होगा बच्चों फोर्स ऑन Q2 रे QT ड्यू टू Q1, ध्यान से समझना, 1 है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब यहां पे मैं यदि मैग्नीट्यूड लिखूं इसका डायरेक्शन के साथ, तो मैं पहले लिखने वाला हूं F12, ठीक है। F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 यानी Q1 ड्यू टू Q2, तो 1 पे फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका डायरेक्शन देखो किधर है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर का। अब R का मतलब क्या, R का मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस मैं यहां देखो, एक चीज जरा ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्टेंस को R12 मान सकते हो, इसको मान सकते हो R21, यानी 1 से 2 की तरफ के डायरेक्शन को R12 और 2 से 1 की तरफ के डायरेक्शन को R21। तो मैं यहां पे चलो मैं R स्क्वायर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लेता हूं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। लेकिन F12 का डायरेक्शन देखो इधर है, तो इधर की तरफ यूनिट वेक्टर कौन है, R21 कैप, तो मैं यहां पे लगा देता हूं R21 कैप। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। और मैं यहां पे ये जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये R स्क्वायर जो लिखा हूं, R स्क्वायर है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं R21 का स्क्वायर लिख देता हूं, R21 का स्क्वायर, R21 मैंने मान लिया इसका, R21 मैंने मान लिया इसका जो डिस्टेंस है R21, 2 से 1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। देखो एक्चुअली में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं ये चीज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। ये Q1 है मान लो और ये Q2 है, मैंने Q1 पे फोर्स निकाला इधर की तरफ, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इसी लाइन के अलॉन्ग काम करता है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया R, और ये जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, F12 का डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 की तरफ, इसलिए मैंने इसको R21 डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको R12 भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये दूरी थोड़ी चेंज होगा, ये तो वही रहेगा, ठीक है। तो F21 का मान कितना हो गया बच्चों, K Q1 Q2 बाय, ये मैं लिखने जा रहा हूं, ये R21 का स्क्वायर है, R21 का मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर है, डिस्टेंस है इसलिए, और ये R21 कैप को मैं लिखने जा रहा हूं वेक्टर R21 बाय मॉड ऑफ R21। याद करो किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर A बाय मॉड ऑफ A, याद करो
किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे मॉड ऑफ ए से तो ये यूनिट वेक्टर देता है। इसीलिए R21 कैप के बदले मैंने लिखा वेक्टर R21 और उसको इसके मैग्नीट्यूड से मॉड ऑफ R21 से डिवाइड कर दिया। यानी ये जो वैल्यू आएगा बच्चों F21 इक्वल टू ये वैल्यू आएगा K Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर है इनटू मॉड ऑफ R21, ये हो जाएगा मॉड ऑफ R21 का क्यूब। ठीक है, और यहां बच रहा है बच्चों वेक्टर R21। चाहे तो ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग R21 वेक्टर भी निकाल सकते हैं। R21 वेक्टर कैसे निकालेंगे ये देखो जरा, ये पोजीशन वेक्टर पहले वाले का है R1 और दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है R2। R21 निकालना है, R21 का मतलब 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन, 2 से 1 की तरफ। यहां ध्यान देना जरा, यहां ध्यान देना, मैं निकाल सकता हूं। चलो मैं इसको अगले पेज में करता हूं बच्चों, नहीं तो यहां कर सकता हूं। ठीक है, चलो मैं यहां फिर से वही फिगर बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये XYZ है। जिस बच्चों को अब वेक्टर में प्रॉब्लम है वो जरूर देखें। ये है चार्ज Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये है चार्ज Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। मुझे निकालना है वेक्टर R21, ये निकालना है बच्चों, ये R21 का डायरेक्शन किधर होगा, 2 से 1 की तरफ, तो ये वेक्टर मुझे चाहिए R21। ठीक है, इसका डायरेक्शन R2 का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा दो। ट्रायंगल रूल क्या कहता है, इस R2 को R21 को जोड़ोगे तो R1 रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, ये होगा। ये ट्रायंगल रूल है वेक्टर का। तो आप R2 प्लस R21 जोड़ोगे वेक्टर R21 तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर R1 मिलेगा, वेक्टर R1। तो यहां से आप बच्चों R21 का वैल्यू निकाल सकते हो। वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, ये R2 को इधर ले आए। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, इस R21 के बदले मैं क्या लिखने वाला हूं, इस R21 के बदले R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, ये क्या निकाल रहा था, ओहो कितना बड़ा मिस्टेक हम लोगों ने किया है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे R1 F12 हम लोग निकाल रहे थे बच्चों, सॉरी फॉर मिस्टेक। अच्छा, F12 निकाल रहे थे, यहाँ पे F12 निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये जो मॉड ऑफ R21 है तो मैं इसको R21 को मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब लिख देता हूं, क्योंकि इसका मॉड निकालना मतलब इसका मॉड निकालना। जैसे देखो, इसका मॉड निकालना मतलब ये मॉड निकालना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बच्चों, तब तक तो कितनी गालियां पड़ चुकी होगी। 12 F12 का वैल्यू कितना आया बच्चों, ये एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म होता है कूलम्ब्स लॉ का। F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, हाँ ये क्या लिखा, R2 माइनस R1, नहीं ये मॉड ऑफ, देखो R21 के बदले मैं क्या लिखने वाला हूं, R1 माइनस R2। तो R21 के बदले R1, ओहो कितनी बार मिस्टेक करूं, R1 माइनस R2 लिख दिया। बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, F12 निकाल रहे हैं हम लोग, तब से देख लो यहाँ से F12 निकाल रहे हैं। क्लियर है, चलो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये उसी तरह F12 यदि ये लिख सकते हो तो आप F21 भी लिख सकते हो, F21 भी इसी फॉर्मूला को यूज करके। चलिए मैं इसको आगे लिखता हूं, F12 इक्वल टू, क्या हुआ तेरा वादा, मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड इज इक्वल टू, सॉरी इंटू कितना था बच्चों, यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, ये F12 हुआ, तो F21 कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आप इसके साथ लिख सकते हो K Q1 Q2। यहाँ पलट दो, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 है, यहाँ 1 2 है 1 2 तो यहाँ भी 1 माइनस 2, यहाँ 2 1 है तो R2 माइनस R1 का मॉड, यहाँ क्यूब भी होगा बच्चों, क्यूब भी होगा, क्यूब यहाँ पे क्यूब था, क्यूब है। चलो R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये होता है वेक्टर फॉर्म। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे का बच्चों क्या होता है, ये दोनों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो होगा, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि देख लो ये दोनों एक दूसरे पे उल्टा फोर्स लगाता है।
अब 1 पे लगने वाला फोर्स इधर है और 2 पे लगने वाला फोर्स इधर है, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी न्यूटन थर्ड लॉ कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है बच्चों, और दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाता है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जितना फोर्स 1 पे लगेगा 2 के कारण, उतना ही फोर्स 2 पे लगेगा 1 के कारण। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर है? यदि मैं आपसे बोलूं कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक प्लस Q1 है और दूसरा प्लस Q2 है। यदि Q2 मान लीजिए Q1 पे F फोर्स लगाया, इधर फोर्स F लगाया, तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? ये भी फोर्स बच्चों F ही लगेगा, लेकिन ये क्या लगेगा? नेगेटिव। एक इधर लगाएगा Q2 Q1 पे इधर लगाया, तो Q1 Q2 पे किधर लगाएगा? उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है ये चीज? इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हैं। चलो ये हो गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज 4i cap minus 3j cap Newton. Find the force on charge Q2 ड्यू टू Q1. समझना बात को, एक बात तो समझ में आ गई, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1 रे, और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है, मान लो पता नहीं कितना है, लेकिन क्या दिया हुआ है? द फोर्स ऑन चार्ज Q1, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे जो फोर्स है किसके कारण? Q2 के कारण। मान लो Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे इधर की तरफ, ये फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसका वैल्यू बच्चों दिया हुआ है कितना है? 4i cap minus 3j cap न्यूटन। Q1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q2 मान लो Q1 को धक्का दिया, मान लो दोनों सेम चार्ज है, इधर धक्का दिया, तो ये फोर्स F12 कैप जो है, F12 वेक्टर जो है, वो दे दिया कितना? 4i cap, क्वेश्चन में देख लो, माइनस 3j cap न्यूटन। और आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान देना, पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब Q1 पे इधर फोर्स लगा है, तो भाई Q2 पे किधर फोर्स लगेगा? उल्टा, ये इधर लगा तो ये इधर लगेगा। Q1 क्या करेगा? Q2 को इधर धक्का देगा, और ये फोर्स होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आपको निकालना है बच्चों, F21 का वैल्यू निकालना है। व्हाट? अब हम लोग जानते हैं कि F21 का जो वैल्यू होगा, ये F12 के बराबर तो होगा, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। तो F21 निकालना है हम लोग को, तो इसको लिख सकते हैं माइनस F12, और माइनस F12 का वैल्यू दे रखा है कितना? 4i cap minus 3j cap न्यूटन। अब मैं इसमें माइनस लगा दूं, तो यहां से मिल गया आपको फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू, माइनस लगा दोगे तो ये माइनस 4i cap हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3j cap न्यूटन। ये फोर्स लगेगा Q2 पे ड्यू टू Q1। ये आपका फाइनल आंसर। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए, थैंक यू।